नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जो सामाजिक भी है और सेहत से जुड़ा भी है। दरअसल समाज बीमार पड़ रहा है, अस्पताल मरीज से भर रहे हैं और दवा के नाम पर सरकारी अस्पतालों में वही सब हाल है जो पहले देखने को मिलता था। लेकिन इसकी वजह यह है कि सड़कों पर गंदगी है, नालियां भरी हुई है, मच्छरों के मामले में ना फॉगिंग मशीन काम कर रही है और ना जो पानी भरे हुए गड्ढे हैं उनमें कोई छिड़काव हो रहा है। कह सकते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की नगर निगम या नगर निगमें ऐसा काम कर रही हैं कि पूरा मध्य प्रदेश पर वायरल अटैक हो गया है, फीवर अटैक है और पूरा नगर निगम का जो सिस्टम है उस पर पैरालिसिस का अटैक है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आंकड़ेबाजी के बजाय हम ये बताना चाहेंगे कि मामला गंभीर है और राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जौनपुर जो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, सागर, उज्जैन, ये डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों के शिकार हो रहे हैं। सबसे खास बात है कि कुछ साल पहले जब कोविड-19 से बचकर लोग निकले, उसके बाद बुखार नए नए रूप में आ रहा है और इस बार का जो बुखार है वो चिकनगुनिया, डेंगू इस सब का मिक्स है। लोग बीमार पड़ते हैं तो एक हफ्ते के पहले बुखार उतरता नहीं है और बुखार उतरने के बाद बीमारियां तो भरी चली जाती है, लेकिन शरीर टूट जाता है, कमजोरी हो जाती है, हाथ पैर में स्वेलिंग आती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये इस बार का बुखार कुछ लंबा चलेगा। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ये जो बुखार का कहर है या ये फीवर का अटैक है, इसको नगर निगम कैसे निपटेंगी। भोपाल से लेकर हर नगर निगम की एक जैसी कहानी है। कागज़ पर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं लेकिन सड़कों पर से गायब है। फॉगिंग मशीन तो है लेकिन वो धुआं नहीं उगलती है। इस वजह से शाम होते ही मच्छर अटैक करते हैं और ख़ास तौर से झुग्गियों की बात करें, गरीबों की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, वो इसका शिकार हो रहे हैं। विस्तार से बात करने के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी और स्काइप पर दो विशेष मेहमान हैं। इंदौर की जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी और मच्छरों से मच्छर जनित रोग और उसके बाद लापरवाही से जनित बीमारियां, इस पर अटैक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश तो क्या देश के जाने माने डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गर्ग साहब आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि मर्ज तो सबको मालूम है, अब दवा की ज़रूरत है। दवा तो आप ही दे सकते हैं लेकिन जिस वजह से बीमारियां होती हैं उसका इलाज सरकार से पूछना पड़ेगा। पहले आपकी राय। राघवेंद्र जी, जिस तरह से कोविड के बाद से एक पूरा इलाज का तरीका बदला है वो बेहद चिंताजनक हो गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हम सामाजिक सरोकार लगभग नगण्य रूप से देख रहे हैं। ना तो नगर निगम की बॉडीज कोई सक्षमता से काम कर रही हैं। आप जगह जगह कचरों के ढेर देखेंगे, पानी भरा हुआ देखेंगे। रस्म अदायगी के तौर पे जरूर कुछ कार्रवाइयां होती हैं लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो वापस ठहर जाती हैं। यहाँ बहुत जरूरी है कि 150 करोड़ लोगों के देश में अगर इस तरह से मौतों के आंकड़े हर साल डेंगू के, दूसरे वायरल के, चिकनगुनिया के, मलेरिया के, उल्टी दस्त के इस तरह से बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कमजोरी समाज के अंदर हम देखेंगे। इस कमजोरी को बहुत अच्छे से समझना होगा कि लोगों को सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। अपने आसपास कचरे के ढेर को ना लगने दें, ना होने दें, खुद होकर उसको ठीक करें। पानी ना ठहरने दें। देखिए, मच्छर सब जगह व्याप्त हैं। हम सोचेंगे कि हमने हमारे घर में सफाई कर ली, लेकिन अगर आपके 10 घर छोड़ के कचरा पानी इकट्ठा है तो वहां से मच्छर उड़ के सबसे पहले आपके यहाँ आएगा। ये बहुत कॉमन सी बात है। तो इसमें सबको सामाजिक समरसता में आना होगा। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया के जो आज बीमार पड़ रहे हैं लोग, वो कोविड के बाद से बहुत ज्यादा उसमें एक विकटता आ गई है। वो विकटता किस तरह की है कि जिस तरह से बाजारवाद हो गया है बीमारी का, जिस तरह से लोगों के घर घर में मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं अस्पतालों में, तो यहाँ पर बहुत समझने की जरूरत है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरस पर कोई दवाई काम नहीं करती।
लेकिन पहले दिन से जिस तरह से एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं लोगों को, उससे बहुत ज्यादा जान के नुकसान हो रहे हैं। आप जब समय देंगे तब मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। दरअसल आज हम आपको ही सुनना चाहते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बाद आप ये भी बताएं कि एहतियात के तौर पर लोग कॉमन कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर को दिखा कर ही लें, लेकिन जांच पड़ताल के अलावा अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या दवा ले सकते हैं और उसका क्या क्या इलाज होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ कमल राठी जी भी हैं जो ये भी बताएंगे कि शहर तो गंदा है ही है, लेकिन शहर में ऐसे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं जो बीमारी को बढ़ावा देते हैं। दरअसल कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बीमारी से बचाते हैं। हम नीम की बात कर लें, वो एक तरह का एंटीबायोटिक है। पीपल की बात करें, वो ऑक्सीजन देता है। लेकिन कुछ पेड़ बीमारियां भी देते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। गौरव जी, इंदौर के क्या हाल है, इंदौर से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सब जगह जाते हैं। क्या स्थिति है इंदौर में मरीजों की? भोपाल में तो हर तीसरा घर, हर चौथा घर कम से कम ऐसा है जहां मरीज हैं बुखार के और लोग परेशान हैं। राघवेंद्र जी, दो चीजें हैं। और कोविड संक्रमण के बाद एक तो आम आदमी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई है, और दूसरा, जब वायरल इन्फेक्शन फैलता है उस वक्त डॉक्टरों को, उस वक्त नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों को जो व्यवस्थाएं करना चाहिए वो व्यवस्थाएं करने में असक्षम साबित हो रही है। और इसलिए सिर्फ महानगर की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसे हालात बने हुए हैं। कहीं थोड़े कम है, कहीं थोड़े ज्यादा हैं। आपको मैं ये बताते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि इंदौर 7 बार का नंबर 1 स्वच्छता सर्वेक्षण में आया हुआ शहर है, और अगर आज आप इस शहर की हालात को देखेंगे तो पूरी की पूरी कलई खुल जाएगी। इतनी गंदगी चारों तरफ बिखरी हुई है, ना बैकलाइन साफ हो रही हैं, जहां कचरे के ढेर लगे वहां कचरा पड़ा ही हुआ है। जो टॉयलेट सरकारी बने हुए हैं वो इतने गंदे पड़े हुए हैं कि आम आदमी उसमें अब जाना पसंद नहीं कर रहा है। जिस बात को लेकर के हम नंबर 1 हुआ करते थे, हमें अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस स्थिति में रहेंगे। लेकिन इस सबके कारण जो बीमारियां जबरदस्त तरीके से इंदौर में फैली, वो चिंतनीय है, वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली, क्योंकि हर आदमी के साथ दिक्कत है, हर परिवार में दिक्कत है, जिससे उनका जो एक बजट है, अपन आर्थिक तौर पर भी उनकी बात करें, उनका आर्थिक बजट भी गड़बड़ा रहा है, और उनका जो सामाजिक या व्यवसायिक या कार्यालयीन जो कार्य है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक पैथोलॉजी की बात करें, जो खून की जांच पड़ताल करते हैं, उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम आंकड़े बता देंगे सच, तो फिर लोगों में चिंता बढ़ेगी और सरकार का भी उन पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन हम आंकड़ेबाजी में पढ़ने के बजाय सीधे मुद्दे की इसलिए बात करना चाहते हैं कि लोग बीमार पड़ रहे हैं और बीमारी का कोई बहुत इलाज नहीं है। लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, वहाँ वो लुट रहे हैं। मुझे भी एक चीज़ बड़े दुख के साथ बतानी पड़ रही है कि अगर कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है इस वायरल फीवर में, तो 1 लाख रुपए से कम का बिल नहीं बनता है। कम से कम 7 दिन वो अस्पताल में रहता है। अगर उसको डेंगू या चिकनगुनिया हो गया तो उसकी अवधि बढ़ सकती है, और ये जो आंकड़ा है खर्च का, ये और भी बढ़ सकता है। तो कोरोना से तो हम निपट लिए थे, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान चल रहा था। अब उस सफाई अभियान को नगर निगम बट्टा लगा रही हैं, और राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर की बात हमने सुन ली है जैन जी, गौरव जी से, कि वहाँ किस तरह से गंदगी है। भोपाल में आप चूँकि ग्वालियर से आए हैं तो ग्वालियर का भी हाल जानना चाहेंगे। और भोपाल में जिस बस्ती में आप रहते हैं वो इलाका नए और पुराने शहर को जोड़ता है, वहाँ के भी हालात, क्योंकि मच्छर किसी पर मुरव्वत नहीं कर रहे हैं कि आपका घर साफ़ है और पड़ोस का घर गंदा है या पड़ोस की गली में कचरा है तो वो मच्छर तो सबको काटेगा। वो नहीं देख रहा है कि वहाँ समाजवाद है मच्छर के काटने में। आपकी राय, ये जो वायरल का अटैक है, जो डेंगू का और चिकनगुनिया का अटैक है, इस अटैक की वजह से, इस अटैक की जो वजह है वो नगर निगम के सिस्टम पर पैरालिसिस का अटैक है। मुझे लगता है कि ये जब तक चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमें लगता नहीं कि ये जो डिफंक सिस्टम है वो कम, उसमें करंट आ पाएगा। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, गौरव चतुर्वेदी जी ने और डॉक्टर गर्ग साहब ने तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो तरफा बात है। ये जितना प्रशासन की जिम्मेदारी है उतना समाज की भी उतनी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मध्य प्रदेश के शहरों की बात करें तो जब भोपाल, ग्वालियर
और ये जो महत्वपूर्ण इंदौर जो स्वच्छता में इतना आगे रहा है भी, वहाँ ऐसी प्रतिकूल स्थितियाँ हैं। तो जिनको जिला स्तरीय जो मुख्यालय हैं, मुरैना शहर को मैंने देखा है और आश्चर्य करता हूँ कि वहाँ की जो नालियाँ हैं कभी पिछले 25 वर्ष में मैंने साफ नहीं देखी। तो ये जो कोविड के बाद की जो क्रिटिकल स्थितियाँ हैं, वहाँ पे और ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। तो ऐसे में ये नगर निगम की तो जिम्मेदारी है ही, समाज भी थोड़ा सा अपने आसपास देखे। मुझे लगता है जीवन शैली का बड़ा भारी संकट है। हम लोग भोपाल जैसे शहर में घूमने निकलें तो ले दे के एक टीटी नगर की एक सड़क है जहां आप 2-4 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, अन्यथा आप कहीं पैदल भी नहीं चल सकते। जो पार्क हैं उनकी स्थितियां भी बहुत ठीक नहीं हैं और जल भराव की स्थिति है। तो नगर निगम की तो जिम्मेदारी बनती है, जब उसको पता था कि बारिश ज़्यादा होने वाली है तो वो लग के उसे कमर कस के काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और डेंगू सब जगह हमको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दरअसल पहले तो वायरल फीवर ही जो कोरोना पीड़ित उनके लिए मुश्किल का सबब था। अब ऊपर से उसमें करेला और नीम चढ़ा हो गया है कि डेंगू भी हो रहा है और चिकनगुनिया भी है। अगर 1 लाख प्लेटलेट से नीचे जाती है, 50,000 के आसपास आती है, तो जान को खतरा हो जाता है। ऊपर से चिकनगुनिया का भी उसमें असर है तो स्थिति और बेकार है। हमने देखा है कमल राठी जी की हर साल गर्मियों के दौरान और उसके बाद सरकार अभियान चलाती थी, खासतौर से नगर निगम की हम बात करें, कि वो बारिश की स्थिति में अपने घरों में जो कूलर है, जो पानी के भराव स्थान है, उनको खाली रखे, कूलरों का पानी निकाल दे, क्योंकि उसमें लार्वा पनपता था। और एक टीम चलती थी जो इस बात की जांच पड़ताल करती थी कहीं पानी तो नहीं भरा कूलर में। अगर पानी भरा हुआ मिल गया कूलर में और उसमें डेंगू का लार्वा मिल गया तो फिर उस पर फाइन होते थे। इस बार पूरा विभाग सो रहा है, नगर निगम की तरफ से कुछ एक तरह से सुनवाई नहीं हो रही है। और मलेरिया, डेंगू, मलेरिया तो हम कम कहेंगे, लेकिन डेंगू, चिकनगुनिया और जो मौसमी बुखार होता है, ये लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा है। आपकी राय? पर्यावरण तो भोपाल का ठीक है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी है जो बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। पहले तो मैं भोपाल नगर निगम की बात करूं तो एक वक्त था कि भोपाल नगर निगम में एक क्वालिफाइड डॉक्टर हेल्थ ऑफिसर के रूप में पदेन होते थे। मेरे जानकारी में आज का मुझे नहीं मालूम कि हैं या नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभावना है नहीं है। अगर होते थे तो वो एक प्रॉपर व्यवस्था बताते थे, लोगों को गाइड करते थे। अब क्या है कि जिसका राजनीतिक प्रभाव है वो हेल्थ ऑफिसर बन के बैठ जाता है, एएचओ बन के बैठ जाता है, तो उसे उस चीज़ों का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बन गया। रही बात, अब सड़कों की स्थिति खराब है। आपने चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल 3 चीज़ का बोला, लेकिन जो धूल मिट्टी, जो पोल्यूशन धूल से हो रहा है, तो उसके कारण अस्थमा और अब दिवाली, पराली और ठंड का मौसम ये पोल्यूशन को और बढ़ाएगा। तो अस्थमा का भी एक अटैक इसके बाद लगभग चालू हो गया है पीरियड उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेंगू, चिकनगुनिया और इस सब के लिए जो नगर निगम के साथ साथ सामाजिक दायित्व जो तोमर जी ने बोला, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले तो घरों में हम मच्छरदानी में सोना शुरू करें तो शायद कुछ राहत उससे मिले, क्योंकि ऑल आउट और उससे हम शायद और एक कोई नई बीमारी साथ में उसको नेवता दे रहे हैं और बुला रहे हैं। पहले ही खाने पीने के बहुत सारी चीज़ों में हम ऐसी चीज़ें अपने घर अब वैसे ही आमंत्रित करके रखे हुए। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़, और नगर निगम को बहुत ज़्यादा अब तेज़ी से काम करना चाहिए। उनके पास स्टाफ की कमी नहीं है, लेकिन जब काम की देखते हैं, हम तो अर्रा कॉलोनी में रहते हैं, मुश्किल से 10 दिन में 10-15 दिन में कभी झाड़ू लगती दिखती है। अब वो सिर्फ स्वच्छता का जिस समय कोई दिल्ली से आने वाला होता है वो 1 हफ्ता बड़ा अच्छा स्वच्छ रहता है, लेकिन बाकी टाइम नहीं रहता। फिर वहीं कचरा जला देते हैं, वहीं कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसके कारण एक प्रदूषण का भी माहौल बनता है। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं और कोविड काल में डॉक्टर साहब की सलाह पे बहुत लोगों का लाभ भी हुआ, आपके चैनल के माध्यम से भी हुआ। तो मुझे एक छोटी सी और सलाह चाहता हूँ कि जनता को भी फ़ायदा हो कि प्रिकॉशन के साथ साथ में बेसिक बुखार आता है तो हमें 1-8 दिन वॉच करना चाहिए कि तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, वॉच करना है तो क्या लेना है, और अस्थमा को देखते हुए क्या कोई वैक्सीन आप प्रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे, और किस सलाह से कैसे हमें लेना और किस एज ग्रुप में लेना है, क्योंकि अस्थमा का भी जो दिक्कत आएगी वो निमोनिया और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां आगे हमारे पास खड़ी हैं द्वार पे हमारे।
तो मुझे लगता राठी जी, है आप किसी पेड़ की बात कर रहे थे जी, जिसकी पेड़ वजह का से भी मैं बोल रहा था कि नगर निगम द्वारा, स्मार्ट सिटी द्वारा और कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कोनो कॉर्पस के सप्तपर्णी के पेड़ लगा दिए जाते हैं। अब ये दिखने में हरे भरे 12 महीने रहते हैं। कोनो कॉर्पस गुजरात सरकार ने बैन कर दिया। आंध्रा में जो नई सरकार बनी, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लगभग हजारों की संख्या में पेड़ों को कटवाया, क्योंकि उससे अस्थमा की प्रॉब्लम, उसमें जो फूल आता है वो अस्थमा क्रिएट करता है। लेकिन चूंकि वो एकदम हरा भरा दिखता है तो लोग उसमें बड़ा आकर्षित होते हैं, लगाते हैं। इसके अलावा वो सीवेज लाइन, पानी की लाइन, बाउंड्री वॉल, मतलब और ग्राउंड वाटर, सब पे नुकसान कर रहा है। लेकिन अब हिंदुस्तान के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर हमें पेड़ लगाना है तो इंडिजिनस, मतलब भारतीय के जो पेड़ हैं, कुछ ना हो, नीम, पीपल, बड़द ये लगा दे, जी, बाकी ये तो लगाएं। ये अपने आप- विदेशी पेड़, क्योंकि अफ्रीकन प्रजाति का पेड़ है, जी। तो ऐसे पेड़ ना लगाएं जिससे, और गवर्नमेंट को खासकर, जब गुजरात सरकार ने बैन कर दिया, आंध्रा में हो गया और कई जगह विश्व में उसको बैन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ उसको बड़े खुशी से और चाव से लगाते हैं। ठीक। डॉक्टर गर्ग साहब, फॉगिंग मशीन नज़र नहीं आ रही है। शाम के वक्त असल में उसका धुआं होता था, उससे कुछ देर के लिए मच्छर बेहोश होते थे और जब तक वो जागते थे लोग सो जाते थे। अब मच्छर भी जागे हुए हैं और वो काटते शाम से शुरू हो जाते हैं। आपकी राय जरूरी है, क्योंकि बीमारियां इस समय माने सिर चढ़कर बोल रही हैं, खतरा सर के ऊपर जा रहा है। आपकी राय? राघवन जी, बहुत बड़ा विषय है। मैं जल्दी से समराइज करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कमल राठी जी ने जो 2-3 बातें कही वो बहुत ही साधुवाद की बातें हैं कि इतनी अच्छी जानकारी कि किस तरह के पेड़ लगाए जाने चाहिए और किस तरह के पेड़ क्यों नहीं लगाए जाने चाहिए, ये कितना बड़ा हमारी प्रशासनिक अक्षमता का प्रतीक है कि हमें यही नहीं पता कि हमको क्या करना चाहिए। पूरा टीटी नगर उजाड़ दिया है, वहां पर यूकलिप्टस लगा दिए हैं। यूकलिप्टस आपका क्या काम करेगा? आपके घरों के आसपास, आपके मोहल्लों में जहां जहां हो सके पीपल, बरगद, नीम के पेड़ होना चाहिए। ये आपके वातावरण को ऑक्सीजन देते हैं, ये बीमारियों को कम करते हैं। मैं समझता हूं कि इस बात को बहुत ऊपर तक जाना चाहिए कि हम एक पेड़ लगाने का एसओपी तो बनाएं कम से कम, कि भाई ये लगेगा। और जो पेड़ अच्छे खासे हैं उनको सौंदर्य के नाम पे, चौड़ीकरण के नाम पे काटना बंद होना चाहिए। मुझे इतना दुख होता है कि मेरे घर के बाहर लगे हुए सारे नीम के पेड़ इन्होंने काट दिए। आज पूरी जगह पर, सब जगह पे सिर्फ धूल ही धूल है। और जिस तरह से कमल जी ने कहा कि क्या कोई वैक्सीन, देखिए धूल और उसका कोई असर नहीं है किसी भी दवाई के ऊपर में, ना उसकी कोई वैक्सीन है। जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, जिन लोगों को परेशानी है, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि धूल से बचें, मास्क लगा के रखें, जितना हो सके खुली हवा में अपने आप को रखें और कोशिश करें कि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो अस्थमा के प्रॉपर उपचार में, चूंकि हमारी सांस की जो नलियां हैं, ब्रोंकस और ट्रेकिया, जब ये कोलेप्स होने लगते हैं तो उसकी वजह से रुकावट से इनकी संकट बढ़ती है। उसकी दवाइयां आती हैं, इनहेलर्स आते हैं, वो उनकी व्यवस्था को, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक से करके रखें। आजकल घर घर में ऑक्सीजन के डेवलपर्स आ गए हैं, जो छोटी छोटी मशीन होती हैं, तो वो अपने पास रखें ताकि कम से कम जरूरत पड़ने पे उपचार कर सके। ये बहुत महंगे उपचार नहीं है, बजाय इसके कि अस्पताल में जाकर आप 500 रुपए घंटे की ऑक्सीजन लें और बाहर आपने नीम का, पीपल का पेड़ काट दिया जो आपको मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा था। बिल्कुल। अब तीसरी बात जो और बहुत हुई थी यहाँ, चूंकि आम जनता को बहुत समझाने की जरूरत है। जैसे मैंने हर बार कहा कि कोविड के बाद से मेडिकल माफिया के मुंह खून लग गया है। और आपने जैसे कहा कि कोई 1 लाख 2 लाख से कम का बिल नहीं बन रहा है, मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ कि जहां एक बात आई थी कि क्या करना चाहिए। देखिए, एक डॉक्टर, एक चिकित्सक के नाते आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि हमने बिना दवाइयां दिए कोविड में सारे मरीजों को सुरक्षित रखा, भले ही उनकी ऑक्सीजन कितनी भी नीचे जा रही थी। यहाँ मैं फिर उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कोविड का जो वायरस था उसका इंक्यूबेशन पीरियड तो सिर्फ 5 दिन था, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं डेंगू के वायरस की, इनका इंक्यूबेशन पीरियड तो 7 हफ्ते तक है। मतलब आपको अगर 7 हफ्ते पहले किसी ने काटा होगा मच्छर ने, तो वो 7 हफ्ते बाद भी आपको, 7 हफ्ते बहुत बड़ा पीरियड होता है। चिकनगुनिया का 10 से 12 दिन तक का इंक्यूबेशन पीरियड है। ये बड़े चिंताजनक लक्षण बन रहे हैं चीजों के, बीमारियों के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप कहाँ से बीमारी लाए और आप
घर में बीमारी ले आए हैं, अब आपको जो मच्छर काट रहा है वो वहां से इंक्यूबेशन पीरियड में वो वायरस उठा के दूसरे घर में सब जगहों को काटने लगा है। तो ये तो अब इसको ट्रेस कर पाना ही पॉसिबल नहीं है सरकारों के और दूसरी चीजों के लिए। तो यहाँ सिर्फ मच्छरदानी लगाने से काम नहीं चलेगा, हमको इस समय पर पतले पूरे कपड़े पहनना होंगे। यहाँ तक कि अगर आप टेबल पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आपको मोजा भी पहनना है, क्योंकि मच्छर आपके उन जगहों पे तुरंत अटैक करेगा जहां जहां भी उसको खुली जगह मिलती है। अब अगर किसी को गलती से बुखार आता है तो उस बुखार के पीरियड में, यहाँ मैं तीसरी बात का जवाब दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो मेरा बहुत स्पष्ट कहना है सबसे कि अगर आपका बुखार 102 तक भी जाता है तो घबराइए नहीं। पहले 3 दिन आपको बहुत करके कोई जांच नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये जांचें सही नहीं आती, आधी गलत आती हैं, आधी सही आती हैं, इसमें उलझन रहती है। अगर आप मुंह से अच्छे से खा पी सकते हैं, अगर आपको बुखार कंट्रोल कर सकते हैं गर्म ठंडी पट्टियां रख के, पंखा चला के, पानी के जरिए, और अगर आपका 102 से ऊपर बुखार जाता है तो आपको फिर पैरासीटामोल या क्रोसिन या ऐसी कोई चीज लेना चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह से। पर पहले 3 दिन आप कोशिश करिए कि अगर आपका शरीर साथ दे रहा है, आप लगातार गरम गरम लिक्विड्स, चाय, कॉफी, सूप, दाल का पानी, सब्जी का पानी ले सकते हैं। तो अपने गले को, चूंकि देखिए ये जितने भी संक्रमण हैं ये गले में हमारा बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है। जब गले के जरिए कोई भी इन्फेक्शन आता है तो हमको पूरा एकदम से मालूम पड़ता है कि हमारा गला खराब हुआ, अब हम बीमार पड़ रहे हैं, अब हमको बुखार आ रहा है। जब हम गरम गरम लिक्विड लेते हैं तो गले का यही सिस्टम आपके पूरे शरीर की इम्यूनिटी को बहुत तेजी से उठाता है। और हम लगातार देखते हैं कि जिन मरीजों को पहले दिन से जांच करके बिना सोचे विचारे हेवी एंटीबायोटिक चालू कर दी गई हैं, राघवेंद्र जी ऐसे कई बच्चों के पिता दादा अभी कुछ 15 दिन के पीरियड में मेरे पास आए हैं, जो 4 दिन पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, उसको 3000 WBC काउंट के ऊपर उन्होंने हेवी एंटीबायोटिक चालू कर दी, वो बच्चा चौथे दिन मर गया, क्योंकि उसके पूरे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर, पूरे ऑर्गन खराब हो गए उसके 3 से 4 दिन के अंदर। तो हमको बहुत ध्यान देना होगा कि अगर हमारा किसी भी तरह से बुखार वायरल इन्फेक्शन है, उस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, आप दवाओं की दुकानों के, मेडिकल माफिया के सिस्टम में मत उलझिए। अगर वो आपको एंटीबायोटिक देना चाहता है तो उससे पूछिए कि एंटीबायोटिक का क्या इंडिकेशन है। और अगर आपका WBC काउंट 4000 से नीचे है, ये सिर्फ 50 रुपए की जांच है WBC काउंट में, आपको उसमें हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट वो सब बता देंगे आपको। सिर्फ 50 रुपए की जांच से आप तय कर सकते हैं कि अगर आपका प्लेटलेट 30-40 हजार भी चल रहा है, आपका बुखार कंट्रोल में चल रहा है, आप उनसे खा पी सकते हैं, आप बहुत अच्छे से हैं, तो 5वें दिन से आपका सुधार होना चालू हो जाएगा और उस हिसाब से आपको किसी और उपचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी। लोग इससे डरेंगे नहीं। और देशी बात हम कहें कि कोविड काल में लोगों ने हल्दी का पानी पिया था, गर्म पानी करके अदरक का इस्तेमाल किया था। तो ये चीज़ें ऐसी है जिसका लोग इस्तेमाल करें। कोई अगर काढ़ा है उसका भी इस्तेमाल करें। होम्योपैथी कुछ दवाएँ उस समय आई थी, अपने डॉक्टर से बात करके होम्योपैथी की भी दवा ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। गौरव जी, आपकी राय बहुत छोटी सी। सरकार को स्थानीय निकायों को सीधे निर्देश देना चाहिए कि तत्काल साफ सफाई को लेकर के और दवाई छिड़काव को लेकर के जो भी संसाधन चाहिए वो सरकार से मांगे और उसे तत्काल लागू करे। दूसरी बात, आम जनता से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर उसे कहीं भी गंदगी दिखाई दे रही है तो वो अपने स्थानीय निकाय पर दबाव डालकर उसको हटवाने का काम करे। बिल्कुल। जयंत जी, आपकी राय? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि नगर निगम की बुनियादी जिम्मेदारी है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, और इसके बावजूद अगर बोतल बंद पानी बिक रहा है तो नगर निगम की क्षमता पर ये जी राठी जी 2-3 बात। बिल्कुल, आपने जो फॉगिंग की बात कही, तो फॉगिंग प्रॉपर हो जाए, ऐसा नहीं कि धुएं की फॉगिंग या डीजल घासलेट की फॉगिंग हो जाए। प्रॉपर मेडिसिन के साथ उसकी फॉगिंग हो, मलेरिया विभाग उसकी देखरेख करे। इसके अलावा आपने कहा तो एक नगर निगम का भारत सरकार का स्वच्छता ऐप है, उस स्वच्छता ऐप को लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें। जहां ऐसा दिख रहा हो फौरन फोटो खींच के अगर डालते हैं तो 100% वो कचरा उड़ जाएगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बढ़िया मतलब व्यवस्था है मेरे हिसाब से। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार को, नगर निगम को और सब लोगों को मिलकर युद्ध स्तर पर कम से कम 1 हफ्ते सफाई अभियान की जरूरत है। और इस सफाई अभियान को मजबूती मिल सकती है फॉगिंग के अभियान से, कि शाम के समय धुआं छोड़ा जाए जिससे मच्छरों का जो निपटारा वो हो, मच्छर मर जाए और लोग उनके दंश से बच पाए। तो 2 चीज़ें अगर लोग कर लेंगे तो स्थिति बहुत काबू में आ सकती है। बाकी तो इलाज लोग कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत साधुवाद। गौरव जी, आपका बहुत धन्यवाद। जयंत जी, आपका बहुत धन्यवाद। और राठी जी, आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए IND24।